तो वॉरेन बफे का एक और कोट है, आपकी किताब में भी है वो, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन इवेल्युएटिंग अ बिजनेस इज प्राइसिंग पावर. If you have got the power to raise prices without losing business to competitor, you have got a very good business. How can investors find business with a pricing power? And I specifically want some examples in India. What are the type of businesses, or what are some businesses जिनके पास ऐसी pricing power है इंडिया में? दो I'll give you two examples. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे समझें कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है? सबसे आसान तरीका, सुपर हाई ग्रॉस मार्जिन्स. अगर आपकी कंपनी का ग्रॉस मार्जिन बहुत हाई है और अगर वो स्टेबल रहता है अक्रॉस मार्केट एंड इंडस्ट्री साइकिल्स, उस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी हाई ग्रॉस मार्जिन, 60-70% एंड अबव. अब यूएस में देखिए, काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास कंपनीज हैं, इनके कुछ कुछ के ग्रॉस मार्जिन 80% से ऊपर हैं. जस्ट दिखाता है कि कितना ज़्यादा प्राइसिंग पावर है इन कंपनीज के पास. तो वो पहली चीज़ है, ग्रॉस मार्जिन्स. दूसरी बात, अगर आपके पास प्राइसिंग पावर है तो ये आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड पे रिफ्लेक्ट करेगा. स्पेशली कुछ कुछ कंपनीज, बहुत स्पेशल कंपनीज इन इंडिया में जो एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स पाती हैं. बहुत रेयर है किसी कंपनी को कस्टमर से एडवांस मिलना, लेकिन अगर कोई कस्टमर आपको एडवांस पेमेंट कर रहा है तो आप इसी समझ जाइए कि उस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर तो होनी ही होनी है. और ये टेक्निक यूज करके आपको कुछ मल्टी बैगर्स भी मिल सकते हैं स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस से. स्क्रीन टूल्स, आपको स्क्रीन टूल्स में मिल जाएगा. अगर आप screener.in या तिजोरी फाइनेंस में जाके अगर आप बस ये एंटर कर दें नेगेटिव वर्किंग कैपिटल करके, फिर आप उन कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स खोलिए और बैलेंस शीट में चेक कीजिए कि एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर का कोई आइटम है कि नहीं. आपको उससे काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं. लेट्स लुक एट एन एग्जांपल. स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है. एक एग्जांपल देता हूँ आपको. वेदांत फैशन देखिए, जो मान्यवर का ब्रांड ओन करता है. ये पूरे वेडिंग रिटेल इंडस्ट्री में इकलौती कंपनी है जो 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं देती अपने कस्टमर्स को, और इनका इन्वेंट्री लॉस भी बहुत काफ़ी कम रहता है हर साल. तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी शानदार करते हैं और 1 रुपए का डिस्काउंट भी देते नहीं है, जबकि ज़्यादातर अपैरल रिटेलर्स को अल्टीमेटली डिस्काउंट अपना नॉन सोल्ड या अनसोल्ड इन्वेंट्री को डिस्काउंट में बेचना ही पड़ता है. बट मान्यवर वो करता नहीं है. इससे कहते हैं असली प्राइसिंग पावर. और ये इसलिए क्योंकि अगर आपको एक ब्रांड मिल जाए इंडिया में विच इज़ एस्पिरेशनल बट अफोर्डेबल, आपको एक पोटेंशियल कंपाउंडिंग मशीन मिल गई है. और हमने पास्ट में इतने सारे एग्जांपल्स देखे हैं. पेज इंडस्ट्रीज देखिए, सिम्फनी एयर कूलर्स देखिए, और आयशा मोटर्स रॉयल एनफील्ड बाइक्स देखिए. इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे प्राइस पॉइंट पे रखा अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में कि वेरी हाई एस्पिरेशन था बिकॉज ऑफ द ग्रेट एडवर्टाइजिंग कैंपेन, लेकिन स्टिल इट वाज अफोर्डेबल. ऐसा नहीं था कि इट वाज अनअफोर्डेबल. सो इसको कहते हैं हम लोग अफोर्डेबल लक्जरी, राइट? तो मान्यवर में भी जब स्टोर्स में कस्टमर्स जाते हैं तो वो काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं कि पूरा शेरवानी आपको 10,000 रुपये में मिल जा रहे हैं. जब वो घुसते हैं स्टोर में उनको लगता है कि 20-30 हज़ार रुपये की शेरवानी मिलेगी, लेकिन जब उनको पता चलता है 8-10 हज़ार में शेरवानी मिल रही है तो द कस्टमर बिकम्स एब्सोल्युटली डिलाइटेड. सो जो कंपनीज के पास मार्केट से जैसे ज़्यादा कस्टमर शेयर ऑफ माइंड होता है, अगर आप उनको स्मॉल कैप या मिड कैप मार्केट स्टेज में ढूंढ लें, उनको बस उनमें इन्वेस्ट कीजिए और फिर भूल जाइए बहुत सालों के लिए, क्योंकि बहुत लंबा रनवे है फॉर ग्रोथ. अच्छा, ऐसा कहा जाता है जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, अभी नेस्ले के रिजल्ट्स आए थे बहुत रिसेंटली, तो उसके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि नेस्ले के पास भी ज़बरदस्त प्राइसिंग पावर है. वो बल्कि प्राइसिंग पावर को वो ऐसे भी यूज़ करते हैं कि जब इन्फ्लेशन आता है तो प्राइस बढ़ा देते हैं, और फिर चाहे फिर उसका प्राइसेस घट भी जाए रॉ मटेरियल के, वो उसको बढ़ा के ही रखते हैं. तो क्या आपको लगता है नेस्ले, आईटीसी, जितनी भी रिटेल जाइंट्स हैं हमारे यहाँ पे, इनके पास भी ऐसा प्राइसिंग पावर है? जरूर. सो आईटीसी के पास अपने सिगरेट्स बिजनेस में ज़बरदस्त प्राइसिंग पावर है, और नेस्ले के पास भी अपने बेबी फूड प्रोडक्ट सेगमेंट में एंड उस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत ज़्यादा प्राइसिंग पावर है. यस, यू राइट. सबसे बड़ा टेस्ट, लाइक यू जस्ट राइटली सेड, कि इनका जब रॉ मटेरियल बढ़ता है तो वो प्राइस इंक्रीज पास ऑन कर देते हैं, लेकिन जब रॉ मटेरियल गिरता है तो वो प्राइस घटाते नहीं है. इससे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता ही नहीं है प्राइसिंग पावर का. दैट्स अल्टीमेट टेस्ट, अल्टीमेट प्राइसिंग पावर. एंड इंडिया में बिजनेस टू कंज्यूमर, जो आपको बेसिकली ऐसा बिजनेस ढूंढना है जिसका कस्टमर बेस कॉन्सोलिडेटेड नहीं हो, बहुत फ्रैगमेंटेड हो, बिखरा हुआ हो, क्योंकि फिर कंपनी को प्राइसिंग पावर ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से मिल जाती है. और ज़्यादातर ये B2C कंपनीज इंडिया में जो हैं, दे आर सेलिंग टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ कस्टमर्स. तो वहाँ पे प्राइसिंग पावर एक्सरसाइज करना काफ़ी ज़्यादा आसान है. अच्छा, वैल्यू इन्वेस्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स पे और बातचीत करते हैं. काफ़ी फेमस प्रिंसिपल है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, दैट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर एक आम आदमी को हम समझाना चाहें तो हम कैसे समझाएंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिंपली मतलब ये है कि आप एक शेयर को या कोई एसेट को उसकी असली कीमत से कम खरीद रहे हैं. एंड अगर स्टॉक का जो आज के दिन जो प्राइस चल रहा है, अगर आपकी वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है,
तो इसका मतलब वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है और आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। लेकिन मैं लोगों को काफ़ी बार समझाता हूँ कि आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए एक एक एग्जैक्ट प्रिसाइज डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑपरेशन ऑन अ स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको ज़रूरत है एक डीसीएफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो माइंडसेट की, बिकॉज वो ड्राइव करेगा मल्टीपल री रेटिंग एंड मल्टीपल डी रेटिंग। मैं इसको राइट। थोड़ा एलैबोरेटली समझाना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी शेयर का 70-80% से ऊपर वैल्यू होता है उसके टर्मिनल वैल्यू में, और वो टर्मिनल वैल्यू होती है अगले 5-10 साल के बाद जो कैश फ्लोज आएंगी उनका प्रेजेंट वैल्यू वो टर्मिनल वैल्यू होता है। तो उसमें ज़्यादातर वैल्यू वहाँ पे रहती है, बसती है कोई भी शेयर की। तो हमें ये समझना है कि वो क्या चीज़ है जो ये टर्मिनल वैल्यू को अफेक्ट कर रही है। और अब मैं जो बताने वाला हूँ आपको, ये है वैल्यूएशन, आर्ट ऑफ वैल्यूएशन का गुरु मंत्र। अगर इन्वेस्टर्स बस ये समझ जाएं, ये कॉन्सेप्ट समझ जाएं, तो वो बहुत सक्सेसफुल निवेशक बन सकते हैं अपने करियर्स में। इन्वेस्टर्स के बीच में जो परसेप्शन है अबाउट द रिस्कीनेस ऑफ द कैश फ्लोज ऑफ अ बिजनेस, वो डिटरमाइन करता है कि वो क्या डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करते हैं उस बिजनेस को वैल्यू करने के लिए, और वो इन टर्न वैल्यूएशन मल्टीपल ड्राइव करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इट इज द परसेप्शन अमंग इन्वेस्टर्स रिगार्डिंग द रिस्कीनेस of the cash flows of a business which determines the discount rate those investors use to value the business, and that in turn determines the valuation multiple। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बिजनेस के कैश फ्लोज का को खतरा बढ़ते जा रहा है तो डिस्काउंट रेट बढ़ जाएगा और वैल्यूएशन मल्टीपल घट जाएगा। और अगर किसी बिजनेस मॉडल का रिस्क कम हो रहा है तो डिस्काउंट रेट घट जाएगा, वैल्यूएशन मल्टीपल बढ़ जाएगा। तो इसलिए बी अ बिजनेस एनालिस्ट, नॉट अ सिक्योरिटीज एनालिस्ट। आपको फोकस करना है कि बिजनेस के अंदर रिस्क बढ़ रहा है या घट रहा है थ्रू मैनेजमेंट एक्शंस एंड इनिशिएटिव्स। अगर आप बस ये समझ लें तो आप बहुत सक्सेसफुल निवेशक बन सकते हैं। मैं यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छा एग्जाम्पल समझाने के लिए। स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट जस्ट टू इलस्ट्रेट ये वैल्यूएशन एग्जैक्टली चलता कैसे है इन रियल लाइफ। सारेगामा लिमिटेड एक बहुत बड़ी म्यूजिक लाइसेंसिंग कंपनी इंडिया में, और इन्होंने हाल ही में एक QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट किया था। इन्होंने काफ़ी पैसे रेस किए थे, 750 करोड़। और सारेगामा के अंदर म्यूजिक स्ट्रीमिंग बिजनेस, म्यूजिक लाइसेंसिंग बिजनेस जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसके साथ साथ इनके कुछ बैड बिजनेसेस भी हैं, जैसे फिल्म बिजनेस एंड कारमा बिजनेस एंड कुछ और बैड बिजनेसेस भी हैं, मैगजीन बिजनेस वगैरह। तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी डर लगा रहता है कि कहीं मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेशन में मिस एलोकेशन नहीं कर दे और ये जो पैसा रेस किया था QIP से कहीं वो खराब बिजनेस में नहीं डाल दे। लेकिन जैसे ही मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में क्लैरिफाई किया कि सारा का सारा पैसा वो हाईली लुक्रेटिव म्यूजिक लाइसेंसिंग बिजनेस में ही डिप्लॉय करेंगे, तो इन्वेस्टर्स के परसेप्शन में रिस्कीनेस ऑफ द कैश फ्लोज ऑफ द बिजनेस कम हो गया। तो उन्होंने अपनी डिस्काउंट रेट कम कर दी, सारेगामा लिमिटेड का वैल्यूएशन मल्टीपल उस QIP के बाद बढ़ गया। तो सिंपल, अगर आप ये चीज समझ जाएं तो आप फिर वैल्यूएशन री रेटिंग, पी मल्टीपल री रेटिंग का फायदा उठा पाएंगे, और आप वैल्यूएशन डी रेटिंग एंड पी मल्टीपल डी रेटिंग से बच भी पाएंगे टाइम पे। ये बहुत जरूरी है, इसलिए बिजनेस पे फोकस कीजिए, धंधे पे फोकस कीजिए। और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कुछ लोग सुवेन फार्मास्यूटिकल्स का बात करते हैं, बहुत शानदार इनका CDMO बिजनेस है, हाई मार्जिन CDMO बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। लेकिन मैनेजमेंट क्योंकि वो बिजनेस काफी लंपी है, तो मैनेजमेंट ने अपना थोड़ा कैश फ्लो स्टेबिलिटी के लिए US फॉर्मुलेशंस, US जेनेरिक मार्केट में भी एंट्री की है। तो हमें पता है कि US जेनेरिक मार्केट एक बहुत ही कमोडिटाइज मार्केट है, जिसमें ज़्यादातर कंपनीज या तो जस्ट ब्रेक इवन करती हैं या लॉस करती हैं। लेकिन इससे आपको बस एक स्टेडी कैश फ्लो थोड़ा बहुत मिल जाता है। लेकिन सुवेन फार्मा के पास ऑलरेडी इतना शानदार CDMO बिजनेस था, लेकिन जैसे ही उन्होंने US मार्केट में एंटर किया और फॉर्मुलेशंस और जेनेरिक्स पे एंट्री की, तो आप देखिए पिछले 1 साल से स्टॉक प्राइस फ्लैट है। इसलिए वो स्टॉक प्राइस ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स फोकस करते हैं ऑन दी ट्रेजेक्ट्री, द डायरेक्शन ऑफ द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। Investing is good, successful investing is all about the trajectory of the return on capital employed, the trajectory of your margins, improvement of deteriorations in your balance sheet and your working capital situation। अगर आप इन सब मेट्रिक से फोकस करेंगे कि किस तरफ जा रहे हैं, तो आप फिर समझ जाएंगे कि वैल्यूएशन मल्टीपल, री रेटिंग, डी रेटिंग कैसे होती है, और स्टॉक प्राइस मूवमेंट शॉर्ट टर्म में क्या, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कैसा रहने वाला है। इसलिए लेकिन सुवेन फार्मा के केस में क्या है कि टाइम करेक्शन हो गया है नाउ, एज द CDMO बिजनेस अगेन स्टार्ट्स
डिलीवरिंग तो वो शेयर प्राइस वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन बीच में 1 साल के दौरान इन्वेस्टर्स का रिटर्न इसलिए नहीं बना क्योंकि वो ये एक यूएस फॉर्मुलेशंस और जेनेरिक्स बिजनेस में एंट्री किए थे, जो इतनी अच्छी बिजनेस है नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस अच्छा ही करना चाहिए। अगेन नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट टीम काफ़ी अच्छी है। मिस्टर वेंकट जस्टी इज़ अ वेरी गुड प्रमोटर, और इंडिया में अगेन अच्छे सॉलिड प्रमोटर्स, एथिकल प्रमोटर्स लिस्टेड स्टेज में बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम है मेरे अनुमान और मेरे अनुसार। इसलिए जब भी आपको कोई अच्छा प्रमोटर मिले, उनके साथ आप पेशेंट रहिए। स्टॉक प्राइस मूवमेंट शॉर्ट टर्म कुछ भी हो, लेकिन बी पेशेंट विद गुड प्रमोटर्स, क्योंकि अच्छे प्रमोटर्स आपको ओवर द लॉन्ग रन पॉजिटिव सरप्राइजेस देते हैं, और खराब प्रमोटर्स आपको बार बार अच्छे बुरे, हर मार्केट में आपको बुरे सरप्राइज देंगे। तो अच्छे प्रमोटर्स के साथ थोड़ा पेशेंट रहना जरूरी है। राइट। ओके, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो जो वॉरेन बफेट साहब एग्जांपल यूज़ करते हैं वो ब्रिज वाला, कि एक ब्रिज जो है उसकी कैपेसिटी अगर मान लीजिए 10,000 किलो की है, तो वो लिखते उस पर 8,000 ही है कि 2,000 को मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं कि कहीं किसी तरह का रिस्क ना बन जाए। राइट। करेक्ट। जैसे इंडिया में आप कोई भी बिल्डिंग के के लिफ्ट में घुसी है, तो लिफ्ट में बताएंगे कि मैक्सिमम कैपेसिटी 8 पैसेंजर, 500-600 किलो, लेकिन असल में वो लिफ्ट बनी ऐसी है कि उसमें कहीं ज्यादा कैपेसिटी लोड मैनेज किया जा सकता है। सो इसलिए बफर लाइफ में हमेशा रखना चाहिए, जस्ट इन्वेस्टिंग में ही नहीं, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी। ऑलवेज क्रिएट बैकअप्स एंड बफर्स इन योर लाइफ। राइट राइट, जैसे हम बिजनेस में बोलते हैं ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ जी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.